चलो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसको कहते हैं और एवोल्यूशन कैसे होता है, अंडरस्टैंड, ये हमको पढ़ना है। एवोल्यूशन जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। उस लैटिन वर्ड को हम कहते हैं इवोल्वियर। तो इवोल्वर से निकला है एवोल्यूशन। टर्म एवोल्यूशन एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसको इवोल्वियर कहते हैं। और इवोल्वर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दैट मीन्स अनफोल्ड और अनरोल। अनफोल्ड और अनरोल, ठीक है। इवोल्वर का मतलब होता है अनफोल्ड होना, अनरोल होना, या और टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। हिडन पोटेंशियलिटीज को बाहर निकालना, दिखाना, शो करना, पोटेंशियलिटीज, ठीक है। तो एवोल्यूशन एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है इवोल्वियर। इवोल्वर का मतलब होता है अनफोल्ड और अनरोल या हिडन पोटेंशियलिटीज को बाहर निकालना। तो एवोल्यूशन हम अगर डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसका मतलब हम लिखेंगे द ऑर्डरली चेंज, एक ऑर्डरली चेंज आना, द ऑर्डरली चेंज फ्रॉम, द ऑर्डरली चेंज इन things from one form to another, ठीक है, one form to another। चेंज आ जाना, चीजों में चेंज आना, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में वक्त के साथ साथ चेंज आ जाना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एवोल्यूशन। जैसे मैंने कल आपको कहा, दुनिया में जब लाइफ ओरिजिनेट हो गई, लाइफ जब वजूद में आ गई, तो मैंने कहा कि 3.4 बिलियन ईयर्स अगो जिंदगी जो है, लाइफ जो है वो वजूद में आई। तो पहली सेल जो थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स थी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बाद में जो है इवॉल्व हो गए, चेंज हो गए वक्त के साथ साथ, तो बन गई यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स फिर और चेंज होती गई। तो जितने भी आप किंगडम्स आज देखते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटियन एंड एनिमेलिया, सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तो स्लोली ये सभी जो है दुनिया में आए, एक साथ नहीं आए हुए हैं, अंडरस्टैंड। जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब के सब एक साथ वजूद में नहीं आए, स्लोली जो है ये दुनिया में आते रहे। इट टुक सम बिलियंस ऑफ इयर्स, जैसे मैंने कहा 3.4 बिलियन इयर्स अगो ये जो है वजूद में आए, अंडरस्टैंड, लाइफ वजूद में आई। तो फिर इस लाइफ को चेंज होते गए। अब इंसानों को ही देखो आप, ये 3.4 बिलियन साल पहले जो है नहीं पाए जाते थे, अंडरस्टैंड, इतने ओल्ड नहीं है ये। 1 बिलियन साल पहले भी ये नहीं पाए जाते थे, अंडरस्टैंड। तो मैं तो कहूंगा कुछ हजार साल पहले की ये बात है जब जो है इंसान का एवोल्यूशन हुआ था। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, वक्त के साथ साथ चेंज होना और एक नई चीज बन जाना, अंडरस्टैंड। जब चेंज ज्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली वो एक नई चीज बन जाती है। सो द ऑर्डरली चेंज इन थिंग्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब यही चेंज नॉन लिविंग थिंग्स में आ गई, किन थिंग्स में? सच चेंज इन नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस में जब चेंज आई वक्त के साथ साथ, जैसे कल मैंने आपको कहा, सच चेंज इन नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस विद टाइम, वक्त के साथ साथ, इज कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन। तो दुनिया में पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ। जैसे मैंने कल आपको कहा, केमिकल एवोल्यूशन की वजह से ही फर्स्ट लाइफ वजूद में आई थी, अंडरस्टैंड। पहली जिंदगी जो है वो बन गई थी जमीन के ऊपर, ठीक है। व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स में जब चेंज आ गई, नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस में जब चेंज आ गई वक्त के साथ साथ, जब उन्होंने पहली लिविंग सेल्स बनाए, तो उसको हम कहते थे केमिकल एवोल्यूशन।
तो दुनिया में पहले कौन सा एवोल्यूशन हुआ? केमिकल एवोल्यूशन हुआ, बाद में हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. सच चेंज इन लिविंग थिंग्स विद टाइम, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. ऐसी चेंज जब लिविंग थिंग्स में आ गए, अंडरस्टैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब ऐसी चेंज आ गए, उस चेंज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. तो ऐसी ही चेंज जब किस में आती है? सच चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद टाइम. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी चेंज आ गई वक्त के साथ साथ, सच चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद टाइम टू फॉर्म present day different types of living organisms. देखो आज आप पाते हो बहुत सी वैरायटीज है, बायोडाइवर्सिटी है लाइफ में. प्रेजेंट डे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आज लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो ये जब वजूद में आए धीरे धीरे, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. क्या कहा जाता है इसको? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज, जो है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. ठीक है. डार्विन ने थ्योरी भी दी थी जिसका नाम था नेचुरल डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इसने प्रोवाइड की थी है. बाद में आपको बताऊंगा मैं नेचुरल सिलेक्शन किसको कहते हैं. तो ऐसी चेंज वक्त के साथ साथ जब लिविंग थिंग्स में आई, जब उन्होंने जो है जो वो चेंज होकर डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ गए, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. इन अदर सेंस इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. तो इसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं. तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टेट्स दैट, ये हमें बताता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बताता है कि जितने भी आज प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी एक हाथी से लेकर इंसान तक, एक जिराफ तक, शेर, टाइगर, लायन, अंडरस्टैंड, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आज पाए जाते हैं दुनिया में. अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स भी आएंगे इसमें, यानी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट देने वाले प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, बड़े बड़े टाल लंबे लंबे दरख्त जो है वो इसमें आएंगे. तो ये कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है ये वजूद में आए हैं इनसे पहले रहने वाले सिंपल ऑर्गेनिज्म से. ये कंसेप्ट है किसका? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का. तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज प्रेजेंट डे में रहने वाले, आज के दुनिया में रहने वाले प्रेजेंट डे जो है कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है ये इवॉल्व हो गए हैं, हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर सिंपल वंस, जो इनसे पहले रहते थे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. उनसे जो है ये वजूद में आए हैं. कौन? प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज रहते हैं. तो ये इनसे पहले जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स रहते थे दुनिया में, जिनकी बॉडीज इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, तो उनसे ही वजूद में आए हुए हैं. ठीक है. तो एवोल्यूशन जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है. ये ना समझो आप कि ये बस खत्म है, अब कोई एवोल्यूशन नहीं होता है. ये कंटिन्यू प्रोसेस है. एवोल्यूशन कंटिन्यू प्रोसेस है और एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है. क्या है? एक स्लो प्रोसेस है. अंडरस्टैंड. तो जो है कंटिन्यू प्रोसेस और एक स्लो प्रोसेस है. अंडरस्टैंड. तो लगातार होने वाला जो है एवोल्यूशन कंटिन्यू होता है. नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स दोनों में चेंज आ जाते हैं. अभी आप देख लो दुनिया में ही कितनी चेंज आई है.
और फिर आप देख लो इंसान के बनने से आज तक इंसान में कितनी चेंज आ गई, ब्रेन में कितनी चेंज आ गई, डेवलपमेंट में कितनी चेंज आ गई, टेक्नोलॉजी में कितनी चेंज आ गई। अंडरस्टैंड, इस कैन ऑल बी रिलेटेड टू एवोल्यूशन, इसको हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो एक स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, लेकिन उतने साल आप जिंदा नहीं रहते हो, तो इसलिए आपको इसका अंदाजा नहीं होता है। अदरवाइज एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और होने वाला, लगातार होने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है जो है एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन हमें कहता है कि जितने भी आज की दुनिया में रहने वाले कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब एक ही टाइम में दुनिया में वजूद में नहीं आए थे। अंडरस्टैंड, यानी ये टाइम टू टाइम दुनिया में आते गए, पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज हो गए, उनसे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ गए। अंडरस्टैंड, यानी दुनिया में पहले मछलियां रहती थी, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे पहले दुनिया में मछलियां ही रहती थी, नहीं, अगर दुनिया में वर्टिब्रेट्स में पहले मछलियां रहती थी तो मछलियों के अलावा कोई और नहीं पाया जाता था। जैसे एम्फीबियंस आप देखते हो, 9th में आपने पढ़ा है, मेंढक वगैरह, जैसे रेप्टाइल्स, सांप वगैरह, मगरमच्छ, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, हम खुद की बात करें, ये सब के सब नहीं थे, मछलियां थी, मछलियां चेंज हुई, इवॉल्व हो गई, एम्फीबियंस हो गए, मेंढक बन गए, उसके बाद उनमें चेंज हो गए तो रेप्टाइल्स बन गए, रेप्टाइल्स चेंज हो गए तो बर्ड्स और मैमल्स दोनों वजूद में आ गए। अंडरस्टैंड, ये है एवोल्यूशन, यानी सब के सब एक साथ वजूद में नहीं आए। जितनी भी आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो, ठीक है, वो सब एवोल्यूशन का ही नतीजा है। अंडरस्टैंड, और इससे कहीं ज्यादा जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज तक, वो भी एवोल्यूशन का ही नतीजा थे। अंडरस्टैंड, डायनासोर्स, दे वर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन है। द जाइंट्स, रेप्टाइल्स, बड़े बड़े उनको रेप्टाइल्स कंसिडर किया जाता था, जाइंट जो सबसे विशाल बॉडी के थे, रहने वाले थे किसी एरा में। अंडरस्टैंड, जुरासिक पीरियड, जब इस जमीन को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसको कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मींस रिलेटेड टू द एज ऑफ अर्थ, दुनिया एज जो है जमीन की कितनी है, कब से आई है, पहले इसमें कौन आया था, फिर बाद में कौन आया, इसको एपोक्स में, पीरियड्स में जो है डिवाइड किया गया है। तो उस हिसाब से कुछ मिलियन साल पहले जो है जुरासिक पीरियड में रहते थे ये डायनासोर, जायंट डायनासोर्स, ठीक है। अब वो एक्सटिंक्ट है तो तब वो रहते थे। अंडरस्टैंड, तो अब वो भी एवोल्यूशन का ही एक रिजल्ट थे। अंडरस्टैंड, तो एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा रहता है। ठीक है, अब कुछ एविडेंसेस है जो हमें पढ़ने हैं विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन, की दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। अंडरस्टैंड, आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स एज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अंडरस्टैंड, तो इनको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ रियली दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। पहले मैं आपको बताऊंगा होमोलॉगस ऑर्गन्स किनको कहते हैं। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम। अंडरस्टैंड, नाउ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनका ओरिजिन सेम होता है। ओरिजिन का मतलब है अगर एक एनिमल में या एक प्लांट में वो किसी सेल से निकले हैं तो दूसरे में भी उसी सेल से वो वजूद में आए हैं। अंडरस्टैंड, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के या एनिमल्स के, जिनका स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनका ओरिजिन भी सेम होता है। फर्क किसमें होता है, वो उनमें ऐसे एडेप्टेड होते हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट में रहकर वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के काम आते हैं। अंडरस्टैंड, मतलब स्ट्रक्चर इनका सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है सब में। स्ट्रक्चर सेम होने का रिजल्ट क्या है, इसका मतलब ये सब आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए हैं या इनका एक कॉमन एंसेस्टर रह चुका है, बट
एंसेस्टर एक रह चुका है, उससे ही इवॉल्व हो गए हैं, बाद में जो है डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस में रहने की वजह से इनको अपने होमोलोगस ऑर्गन्स को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करना पड़ा ताकि उस एनवायरमेंट में वो एडजस्ट हो सके। नेचुरल सिलेक्शन उसको कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव सिमिलर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन, एक जैसा इनका ओरिजिन होता है, एंड ठीक है इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है, सिमिलर ओरिजिन होता है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, मगर वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जब ये लिविंग एनिमल्स बनते हैं, जब उनमें ऑर्गन्स बनते हैं, वो ऑर्गन्स एक ही जैसे डेवलपमेंटल प्लान से बनते हैं। अंडरस्टैंड? सेम डेवलपमेंटल प्लान उनका होता है बनने में, बट बाद में जो अडल्ट होता है उसमें वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जांपल दूंगा मैं यहां पर, फॉर एग्जांपल फोर लिंक्स आप जानते हो, आगे वाली टांगे जो होती है एक एनिमल की, चार टांगों वाला जो एनिमल होता है उसके इन टांगों को हम लिंक्स कहते हैं। तो उसकी फोर लिंक्स यानी आगे वाली टांगे, जैसे आपके बाजू, फोर लिंक्स ऑफ मैन, अपनी चीता, उसके बाद बैठ के लूंगा मैं, उसके बाद वेट के, और उसके बाद चलो इन चार के फोर लिंक्स ले लेते हैं। अब अपने में देखो आप मैन में ये किस काम आते हैं? हमारे जो ये लिंक्स होते हैं ये हमें ग्रास्पिंग का काम करते हैं। जैसे मैंने मार्कर अपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? जैसे जो भी चीज हमने लेनी हो, उठानी हो, हाथ से ही उठाते हैं। अंडरस्टैंड? लात का यूज हम इसके लिए नहीं करते हैं, बल्कि आगे वाले लिंक्स से ही उठाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ग्रास्पिंग का काम करते हैं चीता, इन दो टांगों से बहुत तेज दौड़ने का काम करता है ना? ठीक है। बैट क्या काम करती है इनसे? बैट इनसे फ्लाई करती है। अंडरस्टैंड? तो व्हेल मछली इनसे स्विम करती है। अगर आप देखोगे सब के सब में फंक्शन क्या है? टोटल डिफरेंट है। ग्रास्पिंग का काम, फास्ट रनिंग का काम, फ्लाइंग का काम, स्विमिंग का काम, टोटल फंक्शन डिफरेंट है। मगर अगर मैं बताऊंगा आपको इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जब ये बन रहे होते हैं तब इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है। अंडरस्टैंड? जैसे ये सब के सब तीन बोन्स के बने होते हैं, इनमें तीन हड्डियां होती है। जैसे हमारे में होती है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, तीन हड्डियां होती है। ठीक है? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है? और इसके अलावा इनमें मसल्स भी होती है और इनका ओरिजिन भी सेम होता है। स्ट्रक्चर सेम होना, फंक्शन डिफरेंट होना, इससे हमें पता चलता है ये सब के सब मैमल्स जो है, देखो बैट, व्हेल, चीता, मैन, ये कोरिलेटेड है ना? एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, बट अब डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहकर इन्होंने अपने इस जो है ऑर्गन्स को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया। जैसे हमने डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया है। हम दो टांगों पे चलने के लिए जो है अडेप्ट है ना? हम दो टांगों पे चलते हैं, हमें बोलते हैं बाइपेड्स। ठीक है? अब आगे वाली टांगे जो है हमारी, इनको हम बाजू कहते हैं, तो इनसे हम अलग काम करते हैं। अब इनका अलग फंक्शन है, इसलिए टांगों से भी डिफरेंट है। इनकी लेंथ और उनकी लेंथ बिल्कुल डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? तो ये जो है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है? जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट है। दिस इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री।
इसका मतलब है ये सब के सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर था, है ना। चीजें एक जैसी है तो ऑफकोर्स एंसेस्टर ही एक जैसा होगा, ठीक है। अगर आपके पास सबके पास आप स्कूल में आते हैं तो रास्ते में आपको एक जो है एक फ्रूट का दरख्त मिलता है, सभी बच्चों ने उससे जो है कुछ फ्रूट तोड़ के लाए, लेकिन आपको पता नहीं था कि सबके सब ने उससे ही तोड़ के लाए। तो क्लास में आकर आप दिखा रहे हैं तो आप सबके जो है वो फ्रूट्स आपस में मैच हो रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका ओरिजिन क्या है, वो एक ही है ना। उसी ट्री से इसने भी लिए थे, इसने भी, उसने भी, उसने भी, इसलिए वो आपस में मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनका कॉमन एंसेस्टर था, बट अब बहुत टाइम के बाद इनमें ऐसी चेंजेस आ गई कि इनके एनवायरनमेंट डिफरेंट थे। डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए इन्होंने अपने इन होमोलोगस ऑर्गन्स को इस तरह मॉडिफाई किया कि वो अलग शेप के हो गए, कि वो अलग कामों के हो गए, अंडरस्टैंड। अदरवाइज उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हमें बताते हैं कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद एनालॉगस ऑर्गन्स, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, अंडरस्टैंड। एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होती है, अंडरस्टैंड। तो एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के जिनमें स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट होता है, जिनमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, मगर फंक्शंस उन सब में एक जैसे वो परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स को मैं क्या कहूंगा, ऐसे ऑर्गन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which have डिफरेंट, जिनका डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ओरिजिन। उनका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है, जहां से वो एक एनिमल में या एक प्लांट में बने होते हैं वहां से दूसरे में नहीं बने होते, डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म, लेकिन क्या परफॉर्म करते हैं, बट परफॉर्म सेम सिमिलर फंक्शंस, एक ही जैसा काम वो परफॉर्म करते हैं इन ऑल ऑफ देम, हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स भी एक कॉमन एंसेस्ट्री का हमें जो है वो जो है एवोल्यूशन का जो है हमें कंसेप्ट देते हैं, अंडरस्टैंड। तो एंसेस्टर तो इनके डिफरेंट है, लेकिन एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए इन्होंने डिफरेंट अपने जिस्म की चीजों को एक जैसा बनाकर, एक जैसा मॉडिफाई करके सिमिलर किस्म के फंक्शन जो है परफॉर्म करवाए, अंडरस्टैंड। तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, यानी डिफरेंट एंसेस्टर्स से होकर एक जैसे वो स्ट्रक्चर्स बनाए, कन्वर्ज हो गए हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स में एक ही जैसा एंसेस्टर था, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में वो एडजस्ट हो गए थे और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते थे। तो उसको कहते हैं हम डाइवर्ज होना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दिस एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डिफरेंट एंसेस्टर्स लेकिन एक जैसे स्ट्रक्चर्स बनाना। दिस आल्सो इंडिकेट्स कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनको एक जैसी चीजें बनानी पड़ी, तो इसको कहते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। एग्जांपल इसकी दूंगा मैं, बेस्ट एग्जांपल है विंग ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है ना। देखो जरा, बर्ड का विंग जो होता है वो आप जानते हैं, बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड फोर लिंक्स होती है। फोर लिंक्स जानते हो, आगे वाले टांगे उनके जो है मॉडिफाई होकर विंग्स बनाए होते हैं। इसका मतलब उनमें बोन्स होती है, उनमें मसल्स होते हैं और उनके ऊपर फेदर्स होते हैं। अगर उसको आप खींचोगे वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, मजबूत स्ट्रक्चर होता है,
वो जो है एनिमल बॉडी से यूजुअली अलग नहीं हो सकता है। अब विंग्स ऑफ इंसेक्ट जो है वो कहां से बनी होती है, वो उसकी स्किन की एक्सटेंशंस होती है, एक्सटेंशंस ऑफ स्किन। एंड ये नहीं में हड्डी जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है, न मसल जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है, अंडरस्टैंड। तो एक्सटेंशंस ऑफ स्किन ये बहुत ही सॉफ्ट होती है ये विंग्स। अब यहां पर देखो ये बहुत हार्ड होती है, अगर उनको आप जस्ट पकड़ोगे तो वो मुरझा जाएंगे, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में एक जैसा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, इन दोनों को ये मदद करते हैं फ्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। उसको भी फ्लाई करने की जरूरत हुई, इसको भी फ्लाई करने की जरूरत हुई। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ये हमें बताते हैं डिफरेंट एंसेस्टर्स से होकर जो है ऑर्गेनिजम्स एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रहकर उन्होंने जो है एक ही किस्म के फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वजूद में लाए। क्या लाए, एक ही किस्म के फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वजूद में लाए। तो इसको क्या कहूंगा मैं, इसको कहूंगा मैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन तो हुआ है ना। अब यहां पर मैंने कहा था एक ही जैसे एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अपने एक जैसे ऑर्गन्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए मॉडिफाई किया। इन केस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स तो वो डाइवर्ज हो गए। इसको कहूंगा मैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहूंगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दोनों सूत्रों में एवोल्यूशन ही है, चाहे एनालॉगस ऑर्गन्स की स्टडी हो चाहे होमोलोगस ऑर्गन्स की स्टडी हो। दिस इंडिकेट्स दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। यहाँ ये भी आ सकता है ये एवोल्यूशन के कैसे एविडेंस है, अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने आपको बताया इनसे एविडेंस मिलता है कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ये आप याद कर लेना ध्यान से। तो एवोल्यूशन जो है इसमें एक और जो है एग्जांपल मैं दूंगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, और इनका कोई काम नहीं होता है। बट अगर देखा जाए उनकी जो रिलेटिव ऑर्गेनिजम्स है, जो इनके दूसरे जो रिलेटिव स्पीशीज है, उनमें यही ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं और बड़े होते हैं और काम कर रहे होते हैं। इनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे पास सबूत है कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are present in them in reduced non-functional form। है एक तो वो छोटे होते हैं, रिड्यूस हुए होते हैं साइज में, रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। बट और होमोलॉगस, लेकिन उनका स्ट्रक्चर वैसा ही जैसा होता है टू द नॉर्मल फंक्शनल ऑर्गन्स जो काम कर रहे होते हैं ऑफ देयर रिलेटिव ऑर्गेनिजम्स। जो इनके रिलेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वही ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो इनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको दूंगा अपने ह्यूमन बॉडी में। देखो हमारी बॉडी में दांतों का एक किस्म होता है जिनको विजडम टीथ कहते हैं। ये आपको पहले यूनिट में मैंने ही पढ़ाया था। विजडम टीथ जो होते हैं ये सबसे बाद में आते हैं ना, 18 साल की एज के बाद। इनका कोई काम हमारे अंदर नहीं होता है, ये आने में तकलीफ देते हैं। हाँ, इनसे हम चबा भी नहीं सकते, तो ये पीछे आते हैं, इनका कोई फंक्शन भी नहीं है। तो आते हैं, क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करता है हमारा एवोल्यूशन ऐसे एनिमल से हुआ है जिसका जबड़े बहुत बड़े थे और दांत भी बहुत हुआ करते थे, अंडरस्टैंड। इसलिए हमें ये विजडम टीथ
आते हैं, ठीक है। हेयर ऑन बॉडी, ये क्या है? बॉडी पे जो हमारे बाल आते हैं, बाल उगते हैं, वो क्या है? वेस्टिजियल है। ना वो हमें सर्दी से बचाते हैं, ना वो हमें गर्मी से बचाते हैं। हम तो सोशल एनिमल्स हैं, हम सोसाइटीज में रहते हैं, इंटेलिजेंट मैमल्स है, हम अपने जिस्म को ढकते हैं कपड़ों से, तो हमें बालों की कोई आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टैंड? हेयर ऑन बॉडी ये वेस्टिजियल है, लेकिन अब हमारे पास ग्रो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि यही बाल अगर आप देखें एक कुत्ते में, एक काऊ में, एक जो है बिल्ली में, ये बाल उसमें बहुत घने होते हैं जिस्म के ऊपर, और उसके ऊपर लिबास का काम करते हैं ना, कपड़ों का काम करते हैं, एज वेल एज जो है उसको सर्दी गर्मी से भी बचाते हैं। दैट मीन्स उनमें इसका फंक्शन है, हम में नहीं है। दैट मीन्स हमारा एंसेस्टर जो था उसके बाल हुआ करते थे जिस्म में, सीधे इंडिकेट करता है। हम में इसका काम नहीं रहा, तो ये रिड्यूस होता गया, कम होते गए ये बाल। और कहीं पर आप देखते हो कोई लड़का होता है, कोई मैन होता है जिसके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, पर बहुत घने बाल होते हैं। मैंने तो देखा यहाँ तक बाल होते हैं, पूरे ये जो है बाजू पैरों पे जो टके होते हैं। तो ये एवोल्यूशन है, क्योंकि हमारा एवोल्यूशन ऐसे एंसेस्टर से हुआ था जो जंगलों में रहता था, जो है वो घरों के बगैर रहता था, वाइल्ड रहता था, और उसके बाल हुआ करते थे। अंडरस्टैंड? हेयर ऑन बॉडी वेस्टिजियल है। आपकी आंखों में एक मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो भी वेस्टिजियल है। देखो इधर कोने में हमें एक पिंक कलर जैसा एक निशान होता है, उसको बोलते हैं हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। असल में इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हमारे किसी एंसेस्टर में वो फंक्शनल एक मेम्ब्रेन हुआ करता था। जैसे आप मेंढक में देखते हो, मेंढक के ढक्कन तो होते हैं, लेकिन वो ढक्कन जो है, इसके अलावा इसको एक मेम्ब्रेन होता है। या सांप को देखो, सांप अपने पलक नहीं झपकता है, उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है। या मछली को देखो, उनको जो है आंखों को साफ करने वाला एक आईलिड होता है, उसको कहते हैं थर्ड आईलिड। वो एक मेम्ब्रेन होता है, नीचे से ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है। अगर आप गौर से देखोगे मेंढक को या सांप की आंखों में, वो आपको नजर आएगा। उनमें वो फंक्शनल है, काम करता है। हमारे अंदर ये रिड्यूस्ड है, इसलिए कोने में सिकुड़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें ब्लिंक करती है। हमें प्रॉपरली गॉड ने आईलिड दिया है, ऊपर वाला आईलिड्स दिए हैं। ऊपर वाला आईलिड बार बार हमारी आंख को जो है ऐसे उतर के साफ करता है, ठीक है। इसलिए हमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी, कोने में चला गया, ठीक है। इस तरह एक और वेस्टिजियल है हमारे पास अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में रिसर्च है कि पूरी तरह से वेस्टिजियल नहीं है, ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। अंडरस्टैंड? बट यूजुअली अगर आप इसी अपेंडिक्स को देखोगे, ये हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल था, क्योंकि वो घास खाने वाला था, तो घास हजम करने के लिए, सेलुलोज हजम करने के लिए इस अपेंडिक्स में उसको बैक्टीरिया थे, तो वो उसको सेलुलोज हजम करने में मदद करते थे। लेकिन हमारा खाना सेलुलोज नहीं है। अंडरस्टैंड? हम ट्रूली सेलुलोज पे डिपेंड नहीं करते हैं, या हम सेलुलोज के ऊपर ही जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए सेलुलोज हमारी बॉडी में रफीज का काम करता है, ठीक है। वो हजम ही नहीं होता है हमें, क्योंकि हमारे अपेंडिक्स में उसको हजम करने वाले अब बैक्टीरिया है नहीं, क्योंकि हमारे पास अपेंडिक्स तो है लेकिन फंक्शनल नहीं है, ठीक है। अब ये अपेंडिक्स क्यों है हमारे अंदर फिर, अगर इसका कोई काम नहीं है? इसका मतलब है ना सीधी बात कि कोई एंसेस्टर था हमारा जिसमें ये काम करता था, तो वो फिर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया खाने का, तो फिर ये नॉन फंक्शनल हो गया। अंडरस्टैंड? तो दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो आगे आपने पढ़ना है कि एवोल्यूशन कैसे होता है, किस किस चीज से होता है, हाउ एवोल्यूशन अकर्स, एवोल्यूशन कैसे होता है। असल में एवोल्यूशन जो है वो बहुत सारी चीजों से होता है। यूजुअली उसमें 2-4 फैक्टर्स काम करते हैं। एक है नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर आपको एग्जाम में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय, नेम द प्रोसेसेस बाय विच एवोल्यूशन अकर्स। लिखना नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, reproductive isolation and genetic drift। ये
4 प्रोसेसेस है जिनसे यूजुअली एवोल्यूशन हो जाता है। तो ये आपको पढ़ने हैं, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है स्पेसिएशन किसको कहते हैं, ठीक है, नई स्पीशीज कैसे वजूद में आती है। तो एंड इसके अलावा आपने पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमारा एवोल्यूशन, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्पेसिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन मैं कल के जो है लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। इस तरह कल हमारा यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए